बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक बात समझ नहीं आई आज तक, मैं उस पर बात भी करना चाहूँगा और चाहूँगा ये कि मेरा पैनल भी उस पर बात करे। ये इंडिया के अंदर मोदी के इलेक्शंस हो, मोदी ने अगर इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहा है और चाहता ये है कि जनाब किसी न किसी तरीके से जो उसके वोट बैंक टूटा है वो उसको रिवाइव कर सके, लेकिन उसमें एक चक्कर ये डाल देता है मोदी कि उसने वोट जो लिया था वो पाकिस्तान बैशिंग की वजह से लिया था। अब पाकिस्तान बैशिंग की वजह से उसको वोट तो मिल गया था, वो वज़ीर आज़म भी बन गया, चले बड़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया ने सफ़र भी किया उसकी वजह से। और अब इस एक मरतबा फिर मोदी जो है वो जिस चक्कर में पड़ा हुआ है कि किसी न किसी तरीके से कोई एडवेंचरिज्म करे पाकिस्तान के साथ, तो मशवरा ये है कि ठीक है, आप बहुत बड़े जनाब इकॉनमी बनने की कोशिश कर रहे हैं, रीजन में भी असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप, और आप कोशिश ये कर रहे हैं जनाब कि आप दोबारा इलेक्ट भी हो जाएं। ठीक है, हो सकता है आप दोबारा इलेक्ट हो जाएं, उतने वोट शायद ना मिलें आपको, उतनी सीटें शायद आपको ना मिलें, लेकिन एक चीज़ ज़रा मैं आपको एक छोटा सा मशवरा दे दूंगा, क्योंकि आपने अपने मीडिया को बड़ा एक्टिवेट किया हुआ है, इंडियन मीडिया को, और वहाँ पे आपने जनाब बहुत यहाँ नारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो। पाकिस्तान ये है, ये पाकिस्तान वो है। पाकिस्तान के साथ अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की तो आपको सरप्राइज मिलेगा, और वो सरप्राइज ऐसा मिलेगा कि ये ना हो जो 2-4 वोट जो बच गए हैं या 2-4 सीटें जो बच गई हैं उसके चक्कर में ये ना हो आपका मलिया मेट हो जाए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, आपके मुल्क के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज बैठी हुई हैं, और अगर हमने आपको सरप्राइज दिया तो उसमें ये ना हो कि आपके जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज बैठी हुई हैं, ये जिनको आप पकड़ पकड़ के लेके आते हैं और जिनको आप जनाब बहुत बड़े नक्शे दिखाते हैं कि इंडिया ये है और इंडिया वो है, ये ना हो उसमें से अगर 2-4 भी भाग गई तो आपके लिए एक मसला खड़ा हो जाएगा, और वो मसला इतना सीरियस होगा कि मेरे ख्याल में वो मल्टीनेशनल कंपनीज या वो इन्वेस्टर जो आपके पास आके बैठा हुआ है वो भाग ना जाए, और वो भाग गया एक दफ़ा तो वो वापस नहीं आएगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो अपनी इकॉनमी सीधी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके आगे जनाब गुजारिश कर रहे हैं जनाब कि अगर कोई प्रॉब्लम है आपको हमारे एंड से नज़र आती है तो हम आपको फिक्स करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही, अपनी प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही, तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है या पाकिस्तान के पास नहीं है। सो आप अपना घर जो है वो सीधा करें, आपको कश्मीर में जो गाली पड़ रही है उसको सीधा करें, उसको आप खुद सीधा कर सकते हैं। वहाँ पे इतने लाखों के हिसाब से जो फोर्सेस आपने वहाँ पे इकट्ठी की हुई है वो मैंने नहीं की, आपने की है। उसकी वजह ये है कि अगर आपने इतनी फोर्सेस वहाँ पे इकट्ठी की हुई है तो उसकी वजह ये है कि आपको वहाँ पे जूते पड़ रहे हैं, उस जूते जो पड़ रहे हैं आपको उनको ज़रा सीधा करें। आप इधर ज़रा रुख करने की कोशिश ना करें। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आपने बैठ के अगर बात करनी है तो सारे पाकिस्तान की या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है पाकिस्तान की उसको भी साइड पे कर दे। मोदी साहब आप मेरे से बात करें, मैं आपको हर एक चीज़ का जवाब भी दूंगा, और मैं जो आर्मी चीफ हैं उनके लिए भी एक मशवरा देता हूं कि आप बहुत बड़े चीते हैं, आप बहुत बड़े जनाब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हमारे पे नज़र रखे हुए हैं, लेकिन अगर आपने मिलिट्री स्ट्रेटजी बनानी है तो आप मेरे साथ मशवरा करें, मैं आपको वो स्ट्रेटजी बना के दूंगा कि जिसमें आपकी अपनी बचत हो जाएगी। यहाँ कोई हमारी मिलिट्री स्ट्रेटजी पर नज़र मत रखें, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेटजी है या हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी है कि मेरे ख्याल में 4 गुना ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन है। आप किस वक्त उठते हैं, किस वक्त बैठते हैं, किस वक्त लेटते हैं, क्या सोचते हैं, वो भी हमारे पास मौजूद है। सो प्लीज़ थोड़ा सा हौसला करें, वी आर न्यूक्लियर स्टेट्स, और रिस्पॉन्सिबल बनने की कोशिश करें। कोशिश आप कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पे आपको कोई यहाँ से आपको कोई रद्द अमल मिले, लेकिन आप यकीन माने कि आपने 1 इंच भी पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश की, ये मैं ज़ाती तौर पे आपको बता रहा हूँ। बाकी मेरी फोर्सेस या बाकी मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वो तो बाद में बताएंगे आपको, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आपको वो आपका हशर होगा कि आपको समझ नहीं आएगी। मेरे साथ आज मौजूद है जनाब लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, मुसरत जमशेद चीमा साहिबा तहरीक इंसाफ से, और साबिर बलोच साहब पीपल्स पार्टी से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी।
जन साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, ये मसला क्या है इसका मूडी का? एक तो ठीक है, वोट शोट इकट्ठे करना चाह रहा है, और आर्मी चीफ जो इंडिया का है उसकी भी तबीयत खराब है, उसको भी मेरे ख्याल में आप लोग तो नहीं बीच में पड़े तो ज्यादा अच्छा है, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा उनको। लेकिन फिर भी इसको कब अकल आएगी इंडिया को, और क्या अकल आएगी भी या नहीं आएगी? देखिए, इंडिया का मसला काफी ज्यादा सीरियस है उनका। वो चाहते ये हैं कि उनका जो कश्मीर का इशू है पाकिस्तान उनको सॉल्व करके दे। वो पाकिस्तान कर नहीं सकता, क्योंकि कश्मीरियों ने जब से अपनी जान का नजराना पेश करना सीख लिया है, अब वो खुद अपने सब फैसले कर रहे हैं। और मोदी साहब ने जाके वहां देख लिया, कोई 3400 करोड़ उन्होंने वहां पे इन्वेस्ट करने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन उनको पता चला कि वो तो उनसे बात करने को तैयार नहीं है। फिर बाद में ये पुलवामा में कश्मीरियों ने दिखा दिया कि ये पहली दफा है कि कश्मीरियों ने एक इस किस्म का खुदकुश हमला किया है वहां पर। इससे पहले कश्मीरी यहां तक नहीं पहुंचे थे, अब कश्मीरियों को वहां तक पहुंचा दिया है। जिस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि ये आपकी अपनी ज़्यादतियां जहां से जिसकी वजह से कश्मीरी यहां तक आ गए हैं, अब कश्मीरियों को यहां से वापस लेके जाना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, मोदी साहब का एक तारीखी मसला है। वो ब्राह्मण साम्राज्य के कंधे पर बैठ कर यहां तक पहुंचे हैं, और ब्राह्मण साम्राज्य को अपनी 1012 साल सारा जो तारीख है उसमें एक ही चीज नजर आती है कि वहां पे बाबर के साथ 12,000 मुसलमान आए थे, उन्होंने आके पूरे हिंदुस्तान को आगे लगा लिया था। अब उसका बदला उनका ख्याल ये था कि 71 में चुका दिया है, लेकिन उनको पता चला कि ये उससे ज्यादा सीरियस से एक नट उनके सामने पड़ा है, इसको क्रैक करना उनके बस में नहीं है, वो है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान को उनका ख्याल ये था कि आहिस्ता आहिस्ता वो क्लाइंट स्टेट बना लेंगे और पाकिस्तान को रिड्यूस कर लेंगे उस जगह पे, जैसे सिक्किम है या भूटान है। तो वो अब उनसे पॉसिबल नहीं रहा। पाकिस्तान अब गुजरगाह तो नहीं बन सकता उनके लिए। ठीक। तो पाकिस्तान ने बड़ा रीजनेबल उनको ऑफर की है कि भाई आप अपने जो मसाइल हैं वो खुद सॉल्व कीजिए, और जैसा भी आपने भी कहा, पाकिस्तान से आप बातचीत करके अपने मामलात के लिए, खासतौर पर कश्मीर का मसला है, अगर आप पाकिस्तान से गुजर के आगे कहीं जाना चाहते हैं तो फिर कश्मीर का मसला आप हल कर लीजिए, और उसके बाद पाकिस्तान को ऐसा कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान ने तो कभी नहीं कहा कि हम भारत को कब्जा कर लेंगे और दुनिया में बड़ी ताकत बन जाएंगे। पाकिस्तान तो सिर्फ कहे कि लेट लिव एंड लेट लिव, बस। वो अगर भारत को भी दुखता है तो अब उसका इलाज पाकिस्तान के पास नहीं है। तो फिर उसका क्या किया क्या जाए जन साहब? देखिए, ये तो हर मतलब अगर कल को फिर 4 साल बाद 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, कोई और एडवेंचरिज्म वहां पे शो करने की कोशिश करेगा, और इसी तरह यहाँ पे आई बॉल टू आई बॉल वाली सिचुएशन बन जाएगी, या फॉर दैट मैटर एक टेंस सिचुएशन बन जाएगी। कोई भी इंडियन आर्मी चीफ सुल्तान राई बन जाएगा, कोई भी मूडी के किस्म का कोई आदमी, कोई लीडर वहां से निकलेगा, और वो जनाब चाय बेचता बेचता अगर बन गया है वजीर आजम, तो उसकी अक्ल अगर कहीं और चली गई है, तो हम लोग मतलब हाउ शुड वी हैंडल दैम? मतलब कि एक तो नेक्स्ट डोर नेबर है, नेबर्स हम चेंज नहीं कर सकते, हम लोग उसके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन वो तो ऐसे हमें ले रहा है जैसे पता नहीं हम तो को खाला जी का कार हो को साड़ा। देखिए राणा साहब, आपने जो बात की थी ना, मैं उस तरफ आपको याद दिलाऊंगा कि ये मोदी साहब फैसला नहीं करेंगे। जो इनको मोदी साहब को ले थे, उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान को दबा लेंगे। अब उन्होंने ख्याल, उनको आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ आना शुरू हो गई है। ठीक है। मैंने 4 साल 5 साल पहले जब मोदी साहब आए थे तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मैंने कहा मोदी वर्सेस इंडिया उसका हेडिंग थी, और मुझे जो उसका थीम यही था कि मोदी साहब जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो भारत को टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो भारत के अंदर से अब उनको ये बात समझ आना शुरू हो गई है कि अगर इसी रास्ते पर चलते रहे तो भारत टूट जाएगा, और भारत टूट जाएगा तो फिर ये जो उनका इतना बड़ा ख्वाब है एक हिंदू महारियासत बनने का, महाभारत बनने का, वो टूट जाएगा उनका। तो अब ये उनका फैसला, मेरा ख्याल ये है कि जो मोदी साहब को लेकर आए थे उनको बात समझ आ गई है। 4 स्टेट्स तो वो पहले हार चुके हैं मोदी साहब, ये बाकी हट जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद आएंगे। और पाकिस्तान जो कर रहा है, मैं समझता हूं इससे बेहतर पाकिस्तान और कुछ नहीं। बड़ा कॉन्फिडेंट, बड़ा काम, बड़ा कंपोज्ड हमारा मीडिया जो हमारी फ्रंट लाइन का काम कर रहा है, हमारे जो थिंकर्स हैं जो बात कर रहे हैं सारे, किसी ने कोई जिंगोइज्म की बात नहीं है। पब्लिक एक काम, क्वाइट, कॉन्फिडेंट कौम है जो 70,000 कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़के वो जो भट्टी है उससे कुंदन बन के निकली है,
और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो खुद बोल रहा है इस वक्त कि भाई पाकिस्तान को मत छेड़िए, हम गड़बड़ नहीं करना चाहते, अपने आप को बचाइए आप लोग। और इस वक्त भारत को खतरा सबसे ज्यादा मोदी से है, और मोदी से अगर भारत बच गया तो फिर तो शायद भारत बच जाएगा। अगर मोदी से नहीं बचा तो फिर भारत टुकड़े टुकड़े होने में से भारत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। व्हाट अबाउट दोज आज़ादी की तहरीकें चंद साहब, जो कि 21 के लगभग चल रही हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पे तो वो किसी वक्त भी मतलब कि अगर उसको इंडियन मीडिया तो उसको हाईलाइट करता नहीं है, इंडियन मीडिया तो उसको दिखाता नहीं है या उस पर बात ही नहीं करता। वो ठीक है, उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट है, उस पर नहीं करना चाहते वो बात। अब इंडियन मीडिया इन दैट पर्टिकुलर सेंस बड़ा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करता है, लेकिन वो आज़ादी की तहरीकें जो चल रही हैं वो कब तक मतलब कि मैच्योर हो सकती हैं? इसी डिसीजन के बाद हो सकती है कि मोदी अगर इसी तरह करता रहा तो वो जनाब एक दिन पता चलेगा कि 21-22 टुकड़े हो चुके हैं, या हाउ विल इट वर्क जी? देखिए, साइड जो अफगानिस्तान में जो मोदी साहब ने पंगा लिया है ना, उनको अभी इनको ये इट इज कम टू बाइट हिम। अफगानिस्तान से 17-18 साल एक सुपर पावर को अफगानों ने, पहले सोवियत यूनियन को, अब अमेरिका जैसी पावर को, वो बेसोरो सामानी में अफगानों ने उनको रास्ता दिखा दिया अभी। अब ये जो रास्ता है अफगानियों का दिखाया हुआ, ये भारत के अंदर है, और इनको भी रोकना मोदी साहब जैसे लोगों के बस में नहीं रहे इन चीजें। ये इनमें से कोई बहुत बड़ा लीडर आएगा जो इन सब के साथ बैठ के बात करेगा तो कोई मामलात का कोई हल निकालेगा। वरना ये जो मैंने जैसे आपसे अर्ज की ना कि भाई भारत तो टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है, अब इसको उससे रोकना है। हम उससे बचाने के लिए जो आज़ादी की तहरीकें हैं, चाहे वो कश्मीर के है, चाहे वो अभी खालिस्तान का जो 2020 में आगे उनका जो रेफरेंडम आ रहा है उसकी आप बात कर लीजिए, आप जो उनकी सदर्न जो स्टेट्स हैं उनकी तरफ देख लीजिए, सारा वो तो तैयार बैठे हुए हैं। सदर्न इंडिया एक्चुअली डजंट आइडेंटिफाई विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, वो तो कहते हैं हम तो है ही अलग इनसे। ठीक। और उन्होंने जो अपने आइन में जुल्म किया हुआ है वो आज दुनिया के सामने आ रहा है कि 25 उनका जो आर्टिकल 25 है उसमें उन्होंने सिखों को, बुद्धों को और जैन्स को हिंदू डिक्लेयर किया हुआ है। जो आइन इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, जो अपने कौम से गद्दारी कर, जो इतना झूठ बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए बताइए कि रास्ता क्या है उनके लिए? ठीक है, मैं इस पे मजीद बात करना चाहूँगा जी, और मैं पॉलिटिशियंस मेरे साथ मौजूद है तरीके इंसाफ से भी और पीपल्स पार्टी से भी, मैं चाहूँगा ये कि वो भी अपनी इनपुट दें, लेकिन एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और इसी टॉपिक को लेके आगे चलूँगा और कुछ अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे कि ये वर्केबल है या नहीं है, क्योंकि ये जो कवानीन है ये कवानीन पीटीआई ने नहीं बनाए, किसी मौजूदा हुकूमत ने नहीं बनाए, क्योंकि इनके पास तो पीटीआई वालों के पास 2/3 मेजॉरिटी है नहीं, और पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी अपनी बारी ले चुकी है, और उन्होंने शायद सोचा ही नहीं था कि उनकी भी बारी आएगी अकाउंटेबिलिटी की, इसलिए उन्होंने कवानीन में तरमीम नहीं की, और नहीं की तो आज जो भुगतना पड़ रहा है वो 90 दिन का जनाब डिटेंशन भी, वो उस पर भी क्वेश्चन मार्क खड़े करने की कोशिश करते हैं कि जनाब नैब जो है 90 दिन डिटेन कैसे कर सकता है, वो भी बुरा लगता है उनको। देन अगेन कुछ और चीज़ें हैं कि जब तक कोई इल्ज़ाम जो है वो साबित ना हो जाए उस वक्त तक अंदर ना किया जाए, इस किस्म की भी आवाज़ें आती हैं। लेकिन एंड रिजल्ट एज सच जो निकलना चाहिए, जो आवाम चाहती है, जो मैं चाहता हूं, जो आप चाहते हैं, वो ये है कि जनाब किसी को भी पकड़ा जाए तो उसका एंड रिजल्ट निकले। अगर कोई वाकई किसी ने की हुई है गड़बड़ तो उसको जनाब आखिरी स्टेज तक पहुंचाया जाए। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि चीजें सामने नजर भी आ रही हैं, यहाँ पे जनाब वो लोग जिनका कहा जाता है कि जनाब उनके प्रॉपर्टीज है बाहर या उनका पैसा है बाहर, हमें भी नजर आता है, टीवी भी शो करता है, सब दुनिया देखती है, लेकिन जब वो अदालतों में जाता है तो प्रूफ नहीं किया जा सकता, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद साबिर बलोच साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा और एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं, और जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले रखा था, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने भी अपनी दौरे हुकूमत पूरा किया, यानी कि अपना टेन्योर पूरा किया, उसके बाद नून लीग ने भी पूरा किया, और आप लोगों को शायद आप लोगों ने एक प्रपोज़ल भेजा था, रखा था सामने नून लीग हुकूमत के सामने, लेकिन वो एक वोट से रह गया। तरमीम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो हो नहीं सकी। अब आपको ये चीज़ें सारी अच्छी नहीं लग रही कि 90 डेज डिटेन कर सकता है
नैब एंड देन अगेन इश्यूज हैं कि जब तक इल्ज़ाम साबित ना हो उस वक्त तक अंदर नहीं करना चाहिए नैब को, ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन जब आप लोगों ने उस वक्त ये सारी चीज़ें एड्रेस नहीं की थी, शायद आप लोगों ने ये समझा था कि आप लोगों की बारी नहीं आएगी, तो अब ये क्या मुमकिन हो सकेगा कि आप लोग कोई अमेंडमेंट्स लेके आ सके लॉ में? और अगर ये अमेंडमेंट्स आ जाती हैं तो डू यू थिंक कि पीटीआई इज गोइंग लाइक बी ऑन बोर्ड विद यू गाइस? राणा साहब देखिए, मैं एक अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि कोई भी अदारा हो, उसकी जो कारकर्दगी होती है, एतराजात तो उस वक्त सामने आ जाते हैं जब एक ही किस्म के इल्जामात पर एक जैसा रवैया इख्तियार किया जाता है। अब नैब का प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जो हमें सबसे बड़ी शिकायत यह है कि खासकर पीपल्स पार्टी के साथ वो एक इंतहाई नारवा सलूक कर रहे हैं। नवाज लीग के साथ हो मामला या पीटीआई के साथ हो, उस किस्म की जो है ना वो रवैये नहीं होते, उस किस्म की जो है ना वो क्या बात कर रहे हैं साबिर साहब? एक मिनट मेरी बात सुने सर, मेरी बात तो सुने। नहीं, मैं आपकी गुजारिश जरूर सुनूंगा, सारी सुनूंगा, लेकिन एक मिनट ठहर तो जाए। आप कुछ गलत कह रहे हैं कि पीटीआई का तो अभी एक बंदा पकड़ा गया, अभी तो शुरू जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। ये कैसे हो सकता है? नून लीग के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। नून लीग वालों को तो अच्छा खासा रगड़ा लग चुका है। सर देखिए मेरी बात सुने, वो एक बंदा जिसकी आप बात कर रहे हैं कि एक शख्स को गिरफ्तार किया है, अब उसको बार बार वो उसी को दोहराते रहते हैं कि जी के अलीम साहब गिरफ्तार हुए, ये हो गया, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा जी। अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा तो है और तो कोई है ही नहीं ना। मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ। मैं नून लीग की तो है, लेकिन नून लीग के साथ देखें जो हमारे साथ हो रहा है, वो उनके साथ किसी नून लीग के किस शख्स के घर पे छापा मार के उनके बच्चों को, उनकी बीवी को उन्होंने हॉस्टेज किया वहां पे, और 7-8 घंटे उनको जो है ना वहां पे एक अजाब में और मुसीबत में डाला था। ये तो इट्स नॉट ओनली, ये तो सिर्फ जो ना इसकी एक ये मिसाल नहीं है एक, बल्कि जब सो मेनी वो है। अब हमारे साथ तो ये हो रहा है कि जी के हमारे जो लोग हैं, यानी पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, जो हमारी चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे चेयरमैन बिलावल साहब हों, चाहे बीबी फरियाद तालपुर साहिबा हों, वो हमारी क़यादत बड़ी तो वही है। हमारे साथ एक सेंटिमेंटल इन्वॉल्वमेंट है, जज्बाती वाबस्तगी है हमारी। अब देखें ना, उनके खिलाफ अब तक कोई इस किस्म की बात है भी नहीं, लेकिन जिस तरीके से टेलीविजन पे, मीडिया पे जो एक जो है ना उनके करप्शन के मुतालिक जो बातें की जा रही हैं, और एक जो यानी कैरेक्टर एसेसिनेशन जिस तरीके से की जा रही है, तो वो तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए हो रही है, किसी और के लिए तो नहीं हो रहा ना। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखो, बात एक छोटी सी आपको बीच में चीज में बताता चलूं साबिर बलोच साहब, आई एम श्योर कि आपने जेआईटी की रिपोर्ट पढ़ी होगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। आपने जो जेआईटी आपने जो रिपोर्ट बनी है, जेआईटी ने बनाई है, वो आपने आई एम श्योर आपने एक एक लफ्ज पढ़ा होगा उसका। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लैक एंड वाइट में हैं, जो शायद नवाज शरीफ के जेआईटी ने इतनी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में निकाल के ना दी हो, जो जेआईटी कराची में बनी, और जो जेआईटी जो पीपल्स पार्टी या आपकी लीडरशिप के बारे में जो चीज़ें उन्होंने निकाल के दी हैं, वो ब्लैक एंड वाइट में, वो तो बिल्कुल चलता फिरता एक सबूत है। वो उसमें और इसमें कंपैरिजन भी नहीं किया जा सकता। ये दिस जेआईटी जो फॉर्म हुई, जिसने 3 महीने के अंदर अंदर मुख्तसर वक्त में इतना काम करके दिया, उसके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज़्यादा है बनिस्बत उस जेआईटी के जो नून लीग के यानी कि नवाज शरीफ के बारे में बनी थी जी। सो उसमें आप कैसे इसको वो कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं। ऐसे अगर आप कंपैरिजन करें तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं उसको लेके आगे भी चलने के लिए तैयार। राणा साहब देखें, अर्ज ये है कि आप जिस जीआईटी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पहले अभी एक कैटेगरी के लिए ये बात आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जनाब वो एक बायस्ड लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं कि जो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अजली दुश्मन हैं। इन लोगों ने, इनके भाइयों ने, इनके खानदान के लोगों ने, मेरी अर्ज सुने ना, उन्होंने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं लोगों ने। ओके फाइन, फेयर इनफ, फेयर इनफ। इधर एक मिनट साबिर साहब, बिल्कुल ठीक है, 1 मिनट के लिए आपकी बात मान ली मैंने, मान ली, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसी साथ में आपके सवाल करना चाहूंगा। अगर इस जेआईटी पे एतराज़ात थे, तो जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये जेआईटी बनाई थी, तो आप लोगों ने ये एतराज़ात
खड़े किए, सुप्रीम कोर्ट में गए या किसी और कोर्ट में गए आप लोग कि ये जो लोग बनाए हैं जो जेआईटी में हैं, क्योंकि नाम तो सामने आ गए थे, आप लोगों ने क्या कहा उन्हें जाके किसी अदालत में कहीं कंसर्न शो किया आप लोगों ने कि ये लोग जो है बायस्ड हैं? आप हमें तो छोड़ें, आप खुद एक चीज देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब के बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं वो भी तो रिकॉर्ड पर है ना। That's a separate thing. That's a separate thing, sir. Sir, with all due respect, that's a separate thing. मैं सिर्फ सवाल डिफरेंट कर रहा हूँ जेआईटी के बारे में। सर हमने तो बिल्कुल ही आप ये कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में हम जाके बात करते हैं, हमने तो इसको डे 1 से इस जेआईटी को हमने डिस्काउंट कर दिया था। हमने कहा कि नाम उसका ऐसा है ना, उसका ऐसा जो है ना, हमने उसको कहाँ पे डिस्काउंट किया था आपने सर? बिल्कुल जी, हमने तो शुरू से ही कहा था कि ये बायस्ड लोग हैं और ये लोग जो है ना हमारे खिलाफ चले जाएंगे। ठीक है, आपने कहा, लेकिन कहाँ पे कहा? हमने आपके मीडिया को कहा, हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा। मीडिया ने तो फैसला नहीं देना ना जी, मीडिया ने तो अदालत में नहीं, ये बातें हमने अदालत में भी कह दी है। कौन सी अदालत में कही जी? सुप्रीम कोर्ट में कहा है हमने। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने कोई रिकॉर्ड पे ही बात है मेरे भाई, मैं वही रिकॉर्ड में मैं रिकॉर्ड अपना भी दुरुस्त करना चाहता हूँ कि अगर आपने कहा है तो मैं अपना रिकॉर्ड भी दुरुस्त करूँ। कहाँ पे आपने ये शो किया या कहाँ पे आपने लिख के दी दरखास्त या आपने कोई कंसर्न लिख के पेश किया अदालत में? जाहिर है कि वो तो वकीलों ने लिख के दिया, नहीं लिख के दिया, लेकिन मैं आपको एक प्रिंसिपल की बात करता हूँ, एक असूल की बात करता हूँ कि हमने डे 1 से इसको डिस्कार्ड कर दिया था। न सिर्फ हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने, उन्होंने तो ओपनली कहा था जी ये कोई जेआईटी है ही नहीं जो आप बनाए, हमारे दुश्मनों को आपने इकट्ठा करके हमारे खिलाफ आप सबूत लाना चाहते हैं। ये तो आपको भी पता है, दुनिया को पता है, सबको पता है। ये तो हमारे लॉयर ने कोर्ट में भी जाकर ये बातें कर दी। साबिर साहब, मैं एक मरतबा फिर आपकी बात मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, आप जो कह रहे हैं मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं है। ठीक है, आप लोगों ने मीडिया में जरूर कहा, लेकिन मैं आगे चलना चाह रहा हूं कि मीडिया तो अदालत नहीं है, मीडिया तो फैसले नहीं सुनाता। तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कौन सी अदालत में किस वकील ने क्या दरखास्त दी, कौन सी तारीख को दी और व्हाट वाज कंटेंट क्या था उस दरखास्त का, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। अब देखो ना बशर साहब, अब ये तो जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये तो अब चूंकि मैं तो अपने उसका कोर्टों में पेश तो नहीं होता रहा हूँ, मुझे अब टाइम वक्त का और उसकी जो है ना जो दरखास्त दी है उसकी जो किस किस्म की दरखास्त थी, आई हैव नो आइडिया, लेकिन मुझे इतना पता जरूर है कि हमने इस मामले को डे 1 से शुरू हुआ था और डे 1 से हमने इस जेआईटी को डिस्कार्ड कर दिया था। और हमें पता था इस बात का कि भाई कि जब एक चीज का हमें पता है कि अब आपके दुश्मन को मैं आके आपके खिलाफ इंक्वायरी पे बिठा दूं तो बाद में आपसे पूछो कि जी आपने कब इसके मुतालिक जो ना वो किया था, ये तो बात न हुई ना। हमने तो डे 1 से इसको डिस्कार्ड कर दिया। मैं जरा एक इनपुट ले लूं मुसरत बीबी का भी थोड़ा सा। अगर मुसरत बीबी, आप लोगों ने ये जो इस वक्त वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, आप कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जनाब एहतसाब का अमल जारी रहेगा। डू यू थिंक कि ये एहतसाब का अमल जिसके बारे में इमरान खान साहब भी बार बार जिक्र कर रहे हैं और ज़ोर दे रहे हैं जारी रहेगा, ये मौजूदा कवानीन के तहत ये एंड रिज़ल्ट निकालने के काबिल होगा? कोई एंड रिज़ल्ट निकलेंगे इसके? क्योंकि अदालतों में चीज़ें जाके प्रूफ नहीं होती जो नैब पहले जो शोर मचाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझसे भी क्वेश्चन कर लिया। जी मैंने अच्छा, उसमें मुबशर भाई मैं आपसे आपके गोशगुजार कर दूं, और अभी जो मेरे भाई साबिर बलोच साहब बड़ा इनोसेंट आर्गूमेंट कर रहे थे, मुझे ये बताएं कि जब कोई इनोसेंट हो, फर्ज करें कि मैंने और आपने अगर करप्शन नहीं की हुई, ठीक है, तो अगर हमारे पे जेआईटी बनती है तो हमें खुश होना चाहिए या हमें शोर मचाना चाहिए? बात यह है कि अगर आप लोगों ने करप्शन जिसने ना की हो वो तो खुश होता है कि ठीक है, अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से जब वो गुजरेगा तो स्टैब्लिश हो जाएगा कि उसके ऊपर ये जो बेबुनियाद मुसरत बीबी एक चीज मुसरत बीबी, जो कंसर्न है ना पीपल्स पार्टी का, वो डिफरेंट है। खुश होने या ना खुश होने की बात नहीं है। जो साबिर बलोच साहब कह रहे हैं या पीपल्स पार्टी का जो मौकफ है वो डिफरेंट है। वो ये कहते हैं जनाब कि उन लोगों को बिठा दिया जिनके खिलाफ हमने इलेक्शन लड़े थे, उनका ये मौकफ है। लेकिन जो बात मैं पूछ रहा था साबिर बलोच साहब से, वो डिफरेंट है
कि भाई अगर उन्होंने उनको कंसर्न थे JIT से तो कौन सी अदालत में उन्होंने कंसर्न रेज किए, वो उनके पास वो क्योंकि खुद लॉयर नहीं है साबिर बलोच साहब, इसलिए उनके पास जवाब नहीं है। सो ये कहना कि उनको खुश होना चाहिए था, मेरा नहीं ख्याल। अगर खुश होना भी चाहिए था तो फिर मिठाइयाँ तो JIT के लिए बांटी थी नून लीग वालों ने, उनको समझ नहीं आई थी हुआ क्या। लेकिन एनीवेज आप अपना आर्गुमेंट जारी रखिए। जी मुबश्शिर साहब, उसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये जो कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल और इसके इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स निकलेंगे, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू हुआ है तो ये मंतकी अंजाम तक भी जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि आखिरी 5वें साल आपको पता चलेगा कि जी इसका कोई एंड रिजल्ट है। मतलब नियत ठीक है, अकाउंटेबिलिटी के बगैर हमारे मुल्क की इकोनॉमी का सर्वाइवल नहीं है, हमारा सर्वाइवल नहीं है। अगर होता तो इनकी बात हम किसी न किसी तरह मानने की सोचते या सोचा भी नहीं जा सकता। मुझे ये बताएं कि आप पूरी दुनिया से फंडिंग करा लो, आप पूरी दुनिया की इकोनॉमी को यहाँ पे लेके आ जाओ, जब तक आपकी करप्शन, जब तक आपके मुल्क में जो ये जो लूटिंग एटीट्यूड्स हैं ये खत्म नहीं होंगे, आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बात आगे बढ़ने की भी नहीं है, बात है सर्वाइवल की। जिस तेजी से हम पीछे जा रहे थे, आप मुझे ये बताएं। डिफरेंट जी, नो माय क्वेश्चन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डिफरेंट है जी। माय क्वेश्चन इज डिफरेंट। माय क्वेश्चन इज कि मौजूदा जो रिजल्ट निकले हैं, मैं लंबे अरसा पीछे नहीं जाना चाहता, आपके दौरे हुकूमत की बात करना चाह रहा हूं कि जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं वहां पे एंड रिजल्ट निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और वो नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि आप जो मर्जी कह लें, प्रोसिक्यूशन वीक है नैब की, इन्वेस्टिगेशन वीक है नैब की, वट एवर यू से, ठीक है जी। बट द पॉइंट इज़ कि एंड रिजल्ट जो है, जो इल्ज़ामात लगते हैं, लोग अंदर होते हैं, उसके बाद 90 दिन के बाद जब अदालतों में जाते हैं केस, तो वहाँ पे एज सच जो परसेंटेज है वो बड़ी ब्लीक है कि उसमें उस परसेंटेज ऐसी है कि जिसमें इल्ज़ामात साबित नहीं हो रहे। वो कल के लिए आपके लिए इशू बनेंगे, कल के लिए आपके लिए इशू इसलिए बनेंगे कि लोगों को क्लीन चिट्स मिलेंगी अदालतों से, और कल आप कोई आर्गुमेंट रेज नहीं कर सकेंगे। और आप हमने किया जनाब अकाउंटेबिलिटी और उसका रिजल्ट नहीं निकला, क्या बोलेंगे आप लोगों को जाके? या आप अब वाकया जो आपका दौरे हुकूमत रह जाएगा उसमें क्या कहेंगे आप लोग? एट दिस पॉइंट मैं किसी हद तक आपसे एग्री करती हूँ। उसकी वजह इस मुल्क का सिस्टम। आप ये अचानक से हमारे आ जाने से एंड विद इन 6 मंथ्स आपको क्या लगता है कि जो चीज इनके लोग बिठाए हुए हैं, जिनको इन्होंने जॉब दी थी, जिनको ये लोग लेके आए थे, वो अचानक से एक ऑर्डर के साथ ठीक हो जाएंगे? नहीं, देखें, उसके लिए निकाल दें अचानक से। क्या हम सारी, आपको पता है कि सारी ब्यूरोक्रेसी इन्हीं दोनों जमातों की लाई हुई, हम तो पहली दफा आए हैं। सो उसके बाद जितने भी इदारे हैं वो You had ample time. It's like 6 months down the lane. I'm not saying अगर आप if you want to remove them or displace them, कर लूं, अगर आप मुझे मौका दें जरूर करें। लेकिन मैं साथ साथ आपकी जो बात है उसको भी मैं साथ साथ करना चाहूंगा ना जी, मैं वो भी बात पॉइंट आउट करना चाहूंगा जी। उसमें प्रॉब्लम यह है कि विद इन 6 मंथ्स तो कोई, आपकी मैं बात से टोटल एग्री करती हूँ कि ठीक बात है कि उस तरह से, जिस तरह से अवाम, जिस तरह से इस मुल्क का मीडिया, जिस तरह से इस मुल्क के लोगों को उम्मीदें हैं, रिजल्ट्स उतनी तेजी से नहीं आ रहे। लेकिन इंशाल्लाह ताला यू विल सी कि एक तो ये कि अकाउंटेबिलिटी से कोई भी नहीं बचेगा। मैं, मेरी पार्टी का कोई बंदा हो अगर वो मुलविस है करप्शन में, मैं किसी भी तरह की चीज में, एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि आपकी बात से मैं एग्री कर रही हूं कि अभी उस तरह से रिजल्ट्स नहीं आ रहे कि लोग जाते हैं, बिकॉज किसी ना किसी तरीके से ये सिस्टम उनको कहीं ना कहीं दे नो कि इस सिस्टम में से अपने आप को कैसे सर्वाइवल करना है अपना, तो दे बेटर नो। और अभी तक वो लोग हमसे थोड़ा सा, मेरा ये मानना है, बिकॉज दे नो कि अपने आप को बचाना कैसे, वो बेहतर प्ले कर रहे हैं। लेकिन इस बात में मायूसी नहीं है, होना वो है जो ठीक है, होगा वो जिसमें इस मुल्क के इदारों को हमने डीपोलिटिसाइज भी करना है, ट्रांसपेरेंट भी करना है, और अकाउंटेबिलिटी का रिजल्ट निकलना ही है। फॉर द टाइम बिंग थोड़ी मायूसी जरूर है, लोगों को वो रिजल्ट नहीं मिल रहे जिसका मैंडेट हम लेके आए हैं कि अकाउंटेबिलिटी के, जाहिर है पकड़ के अंदर करना ही सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि उन लोगों पे फिर चीजें साबित हों और वो मीडिया के सामने, अवाम के सामने आए, और हर जो केस जो नैब में जाए उसका मंतकी अंजाम होना चाहिए। दोनों सूरतों में, अगर वो इनोसेंट है तो वो भी सामने आनी चाहिए बात। ऐसे नहीं कि हम शुकूक व शुबहात में ऐसे ही किसी को करते रहें, और अगर वो कल्प्रिट्स हैं तो वो भी विद एविडेंस, सजा
और हमारे मुल्क के कवानीन के तहत उन लोगों को डील किया जाना चाहिए, ना कि आज तक इस मुल्क की तारीख, हमारा कल्चर ये बन चुका हुआ है कवानीन के तहत तो डील करेंगे तो कवानीन के अंदर एनआरओ की बात शुरू हो जाती है। जो कवानीन है मौजूदा उसमें साहब, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। उसमें मैं एक मिनट वापस आ रहा हूं जी। एक मिनट साबिर साहब, आपको पूरा मैं मौका दूंगा, आप भी बोलिएगा, मैं जनरल साहब की भी इनपुट लूंगा, शरद बीबी की भी इनपुट लूंगा, एक ब्रेक ले लूं थोड़ी सी। जनरल साहब, आपकी इनपुट चाहिए मुझे। ये एंड रिजल्ट आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, अवाम को भी चाहिए। एंड रिजल्ट एज सच अगर देखा जाए तो उसकी परसेंटेज बहुत कम है। सो कैसे निकल सकती है, इसकी परसेंटेज ज्यादा हो सकती है, और लोगों के एक्सपेक्टेशंस को कैसे मीट किया जा सकता है एज फार एज द अकाउंटेबिलिटी इज कंसर्न्ड और एंड रिजल्ट इज कंसर्न्ड जी? देखिए, मैं ये समझता हूं कि हमारा जो टोटल लीगल सिस्टम है इट नीड्स टू बी ओवरहॉल्ड। बिल्कुल ठीक। और ये जो आर्काइक है 100-150 साल पुराना है हमारा, चाहे आप नीचे कोर्ट से शुरू हो जाएं ऊपर तक चले जाएं, ये सिस्टम जो इज गियर्ड टू सपोर्ट द स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लॉट। ठीक। मुझे तो फ्रैंकली मुझे वो नहीं भूलता जब एक खातून ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि मेरा जवान बेटा कत्ल कर दिया गया दिन दहाड़े, लेकिन मैं इसको परसू नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे अपनी बेटियों के डर है। ठीक। जहां पे इतने बड़े जुर्म के इस तरीके से खत्म हो जाए तो ये जो बाकी हम बात कर रहे हैं ये बेईमानी सी चीज लगती है मुझे नहीं लगता कि नैब एज इट इज, द लॉज एज दे आर, हम कहीं जा सकते हैं इसको। आई थिंक द सीनियर हेड्स मस्ट सिट डाउन और पूरे सिस्टम को हमें ओवरऑल करें, इसको लेके आइए। द चीफ जस्टिस मीन्स वेल, उन्होंने कहा भी है इसको, तो इसको अपडेट करें, इसको मॉडर्न टाइम में लेके आए, इसको रिस्पॉन्सिव करें और इसमें से जो भी इम्बैलेंसेस है निकालने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छा सजेशन है। मुसर्रत बीबी, योर टेक ऑन दिस वन। देखें, आई एग्री विद भाई साहब, बिकॉज उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं हमारा ये सिस्टम ही क्रिमिनल्स को और ये जो मुल्क के कवानीन तोड़ते हैं उनको सपोर्ट करता है। हमें इस सिस्टम को इसमें डेफिनेटली इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, और वो अच्छे कवानीन जो आज तक इस मुल्क में एग्जीक्यूट ही नहीं हुए। यहाँ पे एग्जीक्यूशन का मतलब यह है कि छोटे जुर्म की तो सजा होएगी, लेकिन कोई बड़ा आदमी, कोई ताकतवर आदमी कभी भी सजा याफ्ता नहीं हो सकता। उसको इस मुल्क के पीछे जितने भी माजी में आपने देखे जो भी अदवार गुजरे हैं, इस मुल्क का सिस्टम मालदार लोगों को और ताकतवर लोगों को सपोर्ट करता है। लेकिन हमें आप एग्री करती हैं जनरल साहब से? हमें हमारी आप जनरल साहब, मैं टोटली एग्री करती हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मैं इसी सवाल को नेक्स्ट मैं सिर्फ लास्ट बात एक कर लूं, एक बात कंप्लीट कर, एक फिक्रा उसमें, जब तक देखें अब हुकूमत में बैठे हुए लोगों को ये सोचना होगा, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हमें कभी भी जो हमारी सफों में अगर कोई लोग कानून तोड़े, करप्शन करें, हम उनके खिलाफ भी एग्रेसिव हो, जो कि हमें होना चाहिए।